बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 82 किस्तें सुन चुके हैं और अब 83 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। छोटे कद के आदमी ने दूसरे को इशारा किया और उसने कार का दरवाजा खोल दिया। बैठो, जल्दी बैठो, हरी आप। वो दबे दबे लहजे में गर्राया और मैं दरवाजा खोल कर अंदर बैठ गया। लंबे आदमी ने कार स्टार्ट करके अपने साथी से कहा, तुम सूरत हाल का जायजा लेकर मेरे पास पहुंचोगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कार बरक रफ्तारी से आगे बढ़ गई। मैंने अपने नीम गनुदा ज़हन को चंद झटके दिए। ये जो कुछ हुआ था अभी तक मेरी समझ से बाहर था। चंद लम्हात में सोचता रहा कि अब मेरा आइंदा इकदाम क्या होना चाहिए। तारीना आडू के कत्ल से पैदा होने वाली सूरत हाल वाकई खौफनाक हो गई थी। अगर वो इंतजामिया के लोग ही थे तो फिर अब मेरी उनसे दुश्मनी यकीनी हो गई थी और दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं की जा सकती। तारीना आडू जैसी कारकुन का कत्ल मामूली बात नहीं थी। वैसे तारीना आडू की इस इमारत में मौजूदगी इस बात का इजहार करती थी कि किसी न किसी तरह उन लोगों को ताल्लुक मकामी इंतजामिया से जरूर है जिन्होंने मुझे यहाँ कैद किया था। लेकिन फिर ये दोनों कौन थे जिन्होंने मुझे वहां से निकालने की कोशिश की? बहुत से ख्यालात ज़हन में आ रहे थे और दिमाग पर धुंध सी तारी होती जा रही थी। ये अंदाजा भी नहीं था कि रात का कौन सा पहर है और ये शख्स मुझे कहाँ लिए जा रहा है। मैंने डूबते हुए ज़हन को संभालने की आखिरी कोशिश की और ये फैसला किया कि हालात जो रुख इख्तियार कर चुके हैं मुझे इनका ताबे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ज़रूरी है कि मैं अपने तौर पर आज़ादी हासिल करूँ। चुनाचे मैंने दौड़ती हुई कार की स्पीड को देखा और उसके बाद बड़े इत्मीनान से पिछली सीट से आगे बढ़कर उस शख्स की गुद्दी पर एक घूंसा रसीद कर दिया। घूंसा जोरदार था, उसका सर बुरी तरह स्टीयरिंग से टकराया और कार तेज ब्रेकों की चिरचिराहट के साथ आगे बढ़कर फुटपाथ पर चढ़ गई। फुटपाथ काफी ऊंचा था, इसलिए कार शदीद झटके से उससे टकराई थी। मैं अपने आप को संभालने की जो कोशिश कर सकता था वो मैंने कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद मैं बुरी तरह सीटों से टकराया था, जबकि कार ड्राइव करने वाला स्टीयरिंग में घुस गया था। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया था और गर्दन पूरी तरह स्टीयरिंग व्हील में फंस गई थी। कार का इंजन झटके लेकर बंद हो गया था। मैंने फुर्ती से अपने आप को संभाला और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। इतराफ के माहौल पर निगाह दौड़ाई। छोटी बड़ी ऊंची नीची इमारतें चारों तरफ बिखरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। लैंप पोस्टों पर लगे हुए बल्ब रोशनी बखेर रहे थे। मैं एक लम्हे के लिए खड़ा चारों तरफ का जायजा लेता रहा और फिर मैंने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। चंद लम्हात के बाद मैं बिल्कुल पुरसुकून था। खुशबख्ती से इतराफ में कोई मौजूद नहीं था। गालिबन ये खालिस कारोबारी इलाका था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि यहाँ से तेज रफ्तारी से दौड़ लगा दूं, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे मैंने इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। इतनी जल्दबाजी भी किसी तौर मुनासिब नहीं थी। मैंने बरक रफ्तारी से अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर उस शख्स की जेबों का जायजा लिया। फिर उसकी जेब से पर्स निकाला। खोलकर देखा तो उसमें नोटों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें मैंने अपने कब्जे में ली थी वो उसका भरा हुआ पिस्तौल। इन दोनों चीज़ों को अपने काबू में करने के बाद मैंने तेज़ी से आगे कदम बढ़ा दिए और ऐसी जगहों का इंतखाब करके चलने लगा जो नीम तारीकी में डूबी हुई थी। काफ़ी दूर चलने के बाद मुझे बाईं सिमत एक पतली सी गली नजर आई और मैंने फौरी तौर पर इस सड़क को छोड़ देने का फैसला किया। गली में मैंने अपनी रफ्तार खासी तेज रखी थी। हर लम्हे मुझे यही धड़का लगा हुआ था कि अब मैं दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देंगी या फिर पुलिस की सीटियाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ और मैं दूसरी सड़क पर पहुंच गया। दूसरी सड़क पर पहुंचते ही रात के सन्नाटे में मुझे पुलिस कार के सायरन की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। उसके बाद मैंने एक सिमत इख्तियार करके तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। इधर भी दुकानें और शोरूम वगैरह नजर आ रहे थे। एक शोरूम के सामने से गुजरते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। शीशे के पीछे कुछ लोग खड़े मुझे घूर रहे थे, लेकिन मैंने बिंचे हुए दांतों और बिगड़े हुए चेहरे के साथ जब उन्हें देखा तो मेरे दिल को एक गूंज सुकून हुआ। ये जिंदा इंसान नहीं बल्कि मॉडल थे जो मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइश कर रहे थे। वहां से गुजरकर मैं आगे बढ़ गया। दूर दूर तक सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। मैं तकरीबन 20 मिनट तक चलता रहा और फिर एक चौराहे पर पहुंच गया। यहाँ से बाईं सिमत की कुछ रोशनियां मुतहरक नजर आ रही थी। गालिबन इधर जिंदगी थी और रात जाग रही थी। पुलिस कार के सायरन की आवाज़ बंद हो चुकी थी और अब मुझे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उन रोशनियों की जानिब चल पड़ा। एक जगह रुककर मैंने अपने हुलिया का जायजा लिया। हुलिया बिगड़ा हुआ था, बाल बिखर गए थे, लिबास बेतरतीब था। जिस तरह भी बन पड़ा मैंने अपने आप को किसी हद तक दुरुस्त किया। सांसों को एतदाल पर लाने लगा। फिर मैं टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ गया। मेरा हुलिया अब भी मशकूक था। खास तौर से अगर पुलिस की निगाहों में आ जाता तो वो यकीनन मुझे ना छोड़ते।
यही समझते या तो मैं कातिल हूँ या डाकू, और फिर पिस्तौल की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कर देती। इसलिए जरूरी था कि जहां तक हो सके अपने आप को किसी की निगाहों में आने से बचाऊं। इस सूरत हाल के बारे में मजीद कुछ सोचना बस हमाकत ही मालूम होती थी। क्या सोचा था और क्या हो गया। तहजीब मालिक एक्स के साथ गुजरने वाले लम्हात जिंदगी के दिलकश तरीन लम्हात थे। तवील मुसाफिर के बाद एक ठंडी छाँव मिली थी, लेकिन तकदीर को यह मंजूर ना था। मेरा दिल तो उन्हीं दिनों यही चाहने लगा था कि फुर्सत की इन लम्हात को तवील से तवील कर दूं। कुछ कहूलत सी तारी हो गई थी और तहजीब की मुय्यत ज़हन पर एक सरूर बनकर छा गई थी, लेकिन तकदीर मुझे मुतहर्रिक रखने की ख्वाहिशमंद थी। ख्यालात में डूबा हुआ काफी दूर निकल आया। सामने ही बाईं सिमत के रेस्तुरान नजर आ रहा था, जिसमें से मौसीकी की हल्की हल्की आवाजें उभर रही थी। गालिबन रात भर खुलने वाले रेस्तुरानों में से एक था। वैसे भी इस इलाके के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये कौन सी जगह है। यहाँ मैंने देखा ही क्या था, बस पहले वहाँ क्याम किए रहा जहाँ तारीना हाडू ने मुझे ठहराया था, और फिर सामान स्टेलू पहुँच गया। बकिया शहर से नक्शे की हद तक वाकफियत जरूर थी, लेकिन जाती तौर पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर मैं रेन्यू नामी रेस्तुरान में दाखिल हो गया। रात का खासा हिस्सा गुजर गया था। रेस्तुरान के साथ भी बार था, और इस वक्त यहाँ बैठने वाले लोग शराब के अलावा किसी और चीज़ में क्या दिलचस्पी ले सकते थे, और जिन लोगों ने शराब पी रखी हो उन्हें इस बात से क्या गर्ज हो सकती है कि रेस्तुरान में कौन कब दाखिल हुआ है। अलबत्ता बार टेंडर वगैरह और दूसरे सर्विस करने वाले वेटर अलर्ट और मुअद्दब थे, लेकिन मेरे हुलिये पर किसी ने कोई खास तवज्जो ना दी। मैं अब ज़हनी तौर पर पूरी तरह बेदार हो गया था। चुनाचे मैंने उसी अंदाज में अदाकारी की जैसे मैंने शराब पी रखी हो, और नशे के आलम में मेरी ये कैफियत हुई है। इस वक्त इसके अलावा और कोई तरकीब इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। चुनाचे लड़खड़ाते कदमों से मैं खाली मेज की जानिब बढ़ गया, और मेज पर बैठने के बाद डलके हुए हाथ से दो तीन बार मेज बजाई, और वेटर मुस्कुराता हुआ मेरे पास पहुंच गया। मैंने उसे विस्की का ऑर्डर दिया, और वेटर गर्दन खम करके चला गया। मैंने इधर उधर देखकर यह जायजा लिया कि सामने आई हुई विस्की की बोतल को किस तरह खाली किया जा सकता है, और उसके लिए मैंने महसूस किया कि मुझे कोई खास दिक्कत ना होगी। गिलास और बोतल मेरे सामने आ गए। दूसरी तमाम चीजें भी सजा दी गई थी। जेब में उस शख्स का पर्स मौजूद था जिसने आखिरी वक्त में मेरी मदद की थी, इसलिए मुझे बिल की अदायगी की फिक्र नहीं थी। मैंने गिलास में थोड़ी सी शराब अंडेली और उसे सामने रखकर ऊँगने लगा। हाल के माहौल पर पहले ही एक ताराना निगाह डाल ली थी। जिस किस्म का माहौल इस वक्त होना चाहिए था वही था। बदबस कह के उभर रहे थे, और इंसानी जिबिल्लत की वहशतें अपने उरूज पर थी, लेकिन ये यहाँ का आम माहौल था, इसलिए कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। मुझे यहाँ बैठकर सुकून महसूस हुआ। कम अज कम सोचने की मोहलत तो मिल गई थी, और जब सोचने की मोहलत मिली तो मैंने अपने दिमाग को एतदाल पर लाकर फिर इस सिलसिले में अपने घोड़े दुराने शुरू कर दिए। बात वहीं से शुरू होती थी, यानी उस वक्त से जब तारीना हाडू ने मुझे इन हालात की इतला दी थी। फिर बाद के वाकयात से यूं महसूस हुआ जैसे दो ग्रोह हों जो हम दोनों में दिलचस्पी रखते थे, जिनकी आपस में ठन गई थी। उनमें से एक के बारे में हमारा ख्याल था कि उसका ताल्लुक इंतजामिया से हो सकता है, लेकिन दूसरे ग्रोह के लोग कौन थे, और तारीना हाडू के कत्ल के बाद मुझे वहां से बचाकर लाने वाले की कोशिश क्या हैसियत रखती थी। क्या वाकई वो मुझे इंतजामिया से बचाना चाहते थे, लेकिन उसमें उनका क्या मकसद पोशीदा था? क्या ये वही लोग हो सकते थे जिन्होंने आयल जोशु के रूप में मौजूद मैडम मार्टिना के खिलाफ अमल किया था, लेकिन फिर उन्हें मुझसे और तहजीब मालिक एक्स से क्या दिलचस्पी हो सकती थी, और क्यों दिलचस्पी थी? इसकी वजह जानना जरूरी था। तारीना हाडू की कैफियत भी ज़हन में एक मुअम्मा बनी हुई थी। उस वक्त तो यकीनन वो अपने आपे में नहीं थी जब उसने मुझ पर कातलाना हमला किया था। मेरे लिए बचाव का कोई और रास्ता नहीं रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे ज़हन में ये ख्याल तक ना था कि तारीना हाडू मेरे आंसू से इस तरह मारी जाएगी। और क्या ये लोग इस बात की तवक्को रखते थे कि मैं तारीना हाडू को कत्ल कर दूंगा, या सिर्फ ये जानते थे कि तारीना हाडू उस वक्त मेरे कमरे में आई थी? लंबे कद के आदमी का मेरे अकब में देखने का अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे उसे तवक्को हो कि मेरे पीछे कोई और भी बाहर निकलेगा। गोया तारीना हाडू के मेरे कमरे में दाखिल होने की खबर दूसरे लोगों को भी थी, और उन लोगों को भी जो तारीना हाडू के मुखालिफ थे। किसी भी फैसले पर पहुंचना इस वक्त खासा मुश्किल काम मालूम हो रहा था। हालात ने एक बार फिर इस तरह उलझा दिया था कि कोई बेहतर सूरत नजर नहीं आ रही थी। तहजीब की गुमशुदगी का मामला भी था जो मेरे नज़दीक सबसे ज्यादा अहम था। तहजीब को तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। वो तो अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी, और उसके बगैर जिंदा रहना मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बे को बदनाम करना था। वो मेरे कमरे से कहाँ चली गई थी
खुद गई थी या उसे ले जाया गया था। दफादन ज़हन में एक और धमाका हुआ। मैंने दरवाजे पर होने वाली आहटें सुनकर दरवाजा अंदर से खुद ही खोला था। अगर तहजीब को अगवा करके कहीं ले जाया गया था तो फिर कमरे का दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ? क्या तहजीब उस वक्त कमरे में ही थी? क्या मेरे नीम ख्वाबेदा ज़हन ने गलत फैसला किया था? लेकिन अगर वो कमरे में ही थी तो कहाँ थी और इस तमाम हंगामे के दरमियान सामने क्यों नहीं आई? दिमाग एक बार फिर घूम गया था। वेटर मेरे नजदीक से गुजरा तो मैंने चौंक कर आंखें फाड़ी और उसकी शक्ल देखने लगा। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया था। मैंने जरूरी समझा कि गिलास की शराब को नीचे बहाकर जाया कर दूं और मैंने एहतियात से ऐसा ही किया और बोतल में से मजीद शराब अंडेल ली ताकि उन लोगों को कोई शक न हो सके। ज़हन फिर तहजीब में उलझ गया। दरवाजे के बंद होने का मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा था। क्या तहजीब वहीं कहीं किसी गोशे में बेहोश पड़ी हुई थी? क्या उसे कमरे से बाहर नहीं निकाला गया था? अगर ऐसा था तो वाकई मुझसे शदीद हिमाकत हुई थी। लेकिन क्या करता? जो कुछ हुआ वो इस कदर अचानक और गैर मुतवक्कित था कि मैं चकरा कर रह गया था। मैंने गिलास में से थोड़ी सी शराब और नीचे गिरा दी और इस वक्त अपने सामने किसी को खड़ा पाकर निगाहें उठाई तो गौर से देखा तो तकरीबन 27-28 साल की एक ओबाश लड़की मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने लड़खड़ाते हुए लहजे में उससे उसकी आमद के बारे में पूछा तो वो कुर्सी घसीट कर मेरे सामने बैठ गई। मैं देख रही हूँ कि तुम बेहद उदास हो। हाँ, मैं उदास हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैंने बदस्तूर नशे में डूबे हुए लहजे में कहा। तुम्हारी उदासी दूर कर सकती हूँ। मेरा नाम हिल्दा है। हाँ, मैं अपनी उदासी दूर करना चाहता हूँ। मैंने एक फौरी फैसले के तहत जवाब दिया। तो फिर उठो, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अपनी बोतल साथ ले लो, मैं तुम्हें कमरे में ले जाकर पिलाऊंगी। कमरा? कमरा कहाँ है? मैंने उसी मखसूस अंदाज में कहा। उसके उसूल में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। क्या तुम्हारे पास कमरे की किराए की अदायगी के लिए रकम मौजूद है? हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर मैं अभी कमरा हासिल करती हूँ, वो बोली और उठकर चली गई। मैंने इस वक्त रात के बकिया लम्हात गुजारने के लिए ये तरकीब मुनासिब समझी। कम अज कम कोई ठिकाना तो मिला। लड़की काउंटर पर गई और थोड़ी देर बाद मेरे पास पहुंच गई। उसकी हाथ की उंगली में एक चाबी झूल रही थी। उसने बाजू से पकड़कर मुझे उठाया और फिर खुद ही बोतल उठाकर मेरे हाथ में दे दी। गालबन वो इसे जाया नहीं करना चाहती थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ चल पड़ा। लिफ्ट शायद बंद हो गई थी, इसलिए हमें सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर जाना पड़ा। दूसरी मंजिल के एक कमरे के दरवाजे पर वो रुक गई। यहाँ से वो पूरी तरह वाकिफ मालूम होती थी, इसलिए कमरे का नंबर वगैरह तलाश करने के लिए वो एक लम्हा भी नहीं रुकी। एक खूबसूरत और सजा हुआ बेडरूम मेरी निगाहों के सामने था। यहाँ आने के बाद अब मुझे फौरी तौर पर यह फैसला करना था कि इस बला से कैसे निजात हासिल की जाए। अब तक तो वो मेरे लिए मावन साबित हुई, वरना मैं अपने तौर पर शायद इस होटल में कमरे के बारे में सोच भी नहीं सकता था और फिर इस तरह कमरा हासिल करना मशकूक भी हो सकता था। कम अज कम लड़की के जरिए ये मरहला तो तय हो गया था। मैं इस लड़की के टाइप को अच्छी तरह समझ गया था और जानता था कि वो क्या चाहती है। चुनाचे बिस्तर की तरफ बढ़ने की बजाय मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और लड़की को एक इशारा करके टॉयलेट की तरफ बढ़ गया। टॉयलेट में पहुंचकर सबसे पहले मैंने वो पर्स निकाला जिसमें नोट भरे हुए थे। मैंने उसमें से नोटों की 75% मिकदार बाहर निकाली और उन्हें इंतहाई एहतियात से एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां लड़की पहुंच नहीं सकती थी। बकिया नोटों को पर्स में ही रखकर मैंने पर्स वापस अपनी जेब में रख लिया और फिर झूमता हुआ टॉयलेट से बाहर निकल आया। मेरे अंदाज में अब बेपनाह लड़खड़ाहट थी। बिस्तर के करीब पहुंचकर मैं ऊंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ा और बेसुध हो गया। लड़की चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर उसने पलटकर दरवाजा बंद किया और मेरे नजदीक आ गई। मिस्टर, क्या और नहीं पियोगे? उसने मुझे झिंझोड़ा, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आंखें बंद थी। वो चंद लम्हे इसी तरह मुझे खड़ी देखती रही, कुछ सोचती रही, फिर उसने झुककर मुझे सीधा कर दिया। मिस्टर, जागो तो सही, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं दिया तो वो जमीन पर पांव पटक कर गर्राई। गधे कहीं के। उसके बाद वो मेरी जेबें टटोलने लगी। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। फिर उसने मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी भी खोल ली और उसे अपने लिबास में रख लिया। पर्स खोलकर वो नोट गिनती रही और मैं उसकी आवाज़ साफ सुन रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, चलो ठीक है, मेरा काम हो गया। अलबत्ता होटल का किराया तुम्हारे पास छोड़ देना मेरा इखलाकी फर्ज है। कम अज कम मुझे तुम ज्यादा गालियां नहीं दोगे। उसने चंद नोट गालबन पर्स में ही छोड़ दिए थे और फिर पर्स मेरी जेब में ठूंसने के बाद वो मुझे टाटा कह के बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैंने सुकून की सांस ली। खुदा के फजल से यह अजाब बहुत आसानी से टल गया था। मैं थोड़ी देर तक उसी तरह पड़ा दरवाजे की सीम देखता रहा। फिर उठकर दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद कर दिया। होटल के बारे में मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो किस किस्म की जगह है। सुबह तक या दोपहर तक मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था।
उसके बाद मेरे लिए यहाँ रहने की जरूरत भी बाकी नहीं थी। जो रकम मैंने उस पर्स में से निकाली थी वो इतनी थी कि बआसानी में एक आध हफ्ता किसी शानदार किस्म के होटल में गुजार सकता था। लेकिन इन तमाम बातों से हटकर मेरा ذहन फिर उसी सिमत आ रहा था कि यह सब क्या हुआ है, किससे इस सिलसिले में मालूमात हासिल करूं, तहजीब कहाँ है। अगर मैं उसे कमरे में छोड़ आया हूं तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत थी। सुबह तक मैं सोचता रहा और आखिरी फैसला यही किया कि किसी मुक्तदर शख्सियत से रब्ता कायम करूं। किसी छोटी मोटी शख्सियत से मिलना बिल्कुल हिमाकत है। वो बड़ी शख्सियत जिससे मैं मिलना चाहता था वजीर दाखिला के अलावा किसकी हो सकती थी। चुनाचे मैंने दिल में फैसला कर लिया कि फौरी तौर पर वजीर दाखिला से रब्ता कायम करके बातचीत करूंगा और उसके बाद अगर हालात बेहतर ना हुए तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। जिस शख्सियत से मेरा रब्ता कायम था और जिसकी वजह से मैं इन मामलात में मुलव्वस हुआ था वो तो मेरे ही हाथों मारी जा चुकी थी। रोशनी फूटी तो मैं बाथरूम में जा घुसा और फिर उतनी देर तक ठंडे पानी के शावर के नीचे बैठा रहा कि ज़हन की तमाम कसलमंदी धुल कर बह गई। लिबास वही था जो बदन पर मौजूद था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। एक तरह से बिल्कुल बेयारो मददगार होकर रह गया था। 8:45 बजे के करीब एक वेटर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। जनाबे आली, आपका क़याम कितनी देर है? टैक्सी वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है? उसने सवाल किया। अगर मैं इस कमरे में मजीद रुकना चाहूँ तो क्या? नहीं जनाब, ये कमरे शाम को 7 बजे के बाद दे दिए जाते हैं और सुबह 9 बजे से पहले खाली करा लिए जाते हैं। दिन में यहाँ किसी किस्म के क़याम की गुंजाइश नहीं होती, उसने मुदबाना अंदाज में कहा और मैं उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया, मैंने उसे जवाब दिया और उसे थोड़ी सी टिप देकर बाहर निकल आया। वाजबात की अदायगी भी मैंने वेटर ही को कर दी थी। बाहर निकलकर मैंने इधर उधर देखा। इस वक्त सूरत हाल मेरे लिए इंतहाई मखदूश थी। दिल तो चाह रहा था कि धुंधुनाता हुआ वजारत दाखिला के दफ्तर पहुंच जाऊं, लेकिन अकल इस बात से रोकती थी फिर इस सुलिये में तो कहीं भी नहीं जा सकता था। मगर खतरा मोल लिए बगैर चाराकार भी तो नहीं था। चुनाचे पैदल एक सिमत चल पड़ा और काफी दूर निकलने के बाद एक जनरल स्टोर में दाखिल हो गया। यहाँ रेडीमेड लिबासों के साथ साथ दूसरी तमाम जरूरत की चीजें भी मौजूद थी और उनकी खरीदारी में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। ये तमाम चीजें खरीद कर मैंने एक छोटे से सूटकेस में रखवाई। स्टोर के एक कैबिन में एक लिबास पहनकर देखा और फिर उसे बदन पर ही रहने दिया। इस तरह कम अज कम हुलिया थोड़ा सा बेहतर हो गया था। हालांकि शेव बड़ी हुई थी लेकिन ये इतनी काबिले तवज्जो चीज नहीं थी। दिल ही दिल में उस बदबख्त को दुआएं दे रहा था जो मेरे हाथों मारा गया था, लेकिन मेरे लिए कुछ आसानियां फराहम कर गया था। सामान का सूटकेस मेरे हाथ में था। सड़क पर आकर मैंने टैक्सी की तलाश की और अब मैंने एक दरमियाने दर्जे के होटल का इंतखाब किया था। इस होटल में कमरा हासिल करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। टेलीफोन के नज़दीक रखी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी में मैंने सबसे पहले वजारत दाखिला के नंबर तलाश किए। खुसूसी नंबरों में एक नंबर मौजूद था। पहले ऑपरेटर से रब्ता कायम करना पड़ता, फिर पीए से और उसके बाद वजीर दाखिला से। इस तमाम कार्रवाई में तकरीबन 6 मिनट सर्फ हो गए और उसके बाद मेरा वजीर दाखिला से बराह रास्त रब्ता कायम हो गया। सर, मैं गरीबुल वतन बोल रहा हूँ जिसके साथ आपके वतन में नाइंसाफी की गई है। मैंने कहा, कौन है आप? दूसरी तरफ से वजीर दाखिला मिस्टर आयन शलाटर की आवाज़ सुनाई दी। अली यार खान है मेरा नाम और अब से कुछ घंटे कबल, शायद 24 घंटे कबल, मैं आपके लिए एक अहम शख्सियत था। दूसरी तरफ चंद लम्हात के लिए खामोशी छा गई। फिर वजीर दाखिला ने कहा, मिस्टर अली यार खान, आप मुझसे एक और टेलीफोन नंबर पर गुफ्तगू कीजिए। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। उन्होंने एक नंबर दोहराया और मैंने सिलसिला मुनक़ते करके उनके दिए हुए नंबर पर डायल कर लिया। चंद लम्हात इंतजार करना पड़ा और उसके बाद रिसीवर उठा लिया गया। जी अली यार खान, हाँ मैं समझ रहा हूँ। क्या आपको मेरे साथ पेश आने वाले वाक़यात का इल्म है? ज़्यादा नहीं, क्या सूरत हाल है? उन्होंने सवाल किया और मैंने इसी दौरान पेश आने वाले वाक़यात की मुख्तसर सी तफसील बता दी, सिवाय इसके कि मैं इसी दौरान 2 कत्ल कर चुका हूँ। मिस्टर अली यार खान, ज़ाती तौर पर मैं आपकी थोड़ी बहुत इमदाद कर सकता हूँ। सूरत हाल कुछ ऐसी परेशान कुन है कि हम खुद भी इससे आजिज़ हैं और अभी तक ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि क्या हो रहा है। आपको मुझसे मुलाकात की ज़हमत करना होगी। तहजीब मालिक एक्स मेरी महबूबी नहीं, मेरी ज़िंदगी का सरमाया भी है जनाब आली, और मैं उसकी खातिर हर वो काम कर सकता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत पेश आएगी। शायद ये बात आपके इल्म में हो कि मैं बहुत पहले यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन मुझे इस मुल्क की शहरियत दी गई और मुझसे कहा गया कि अगर मैं यहाँ वक्त गुजारूं तो आप लोगों के लिए खुशी का बायस होगा, और उसके बाद मेरे साथ ये सलूक क्या मुनासिब है? मैं समझ रहा हूँ अली यार खां, क्या तारीना हार्डू ने आपसे मुलाकात नहीं की? जी हाँ, सान एस्टेलो में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने इसका इशारा भी नहीं किया था कि मेरे साथ क्या वाक़यात पेश आने वाले हैं। आप एक काम कीजिए मिस्टर अली यार खां, इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं?
एक होटल से। ठीक है, मैं आपसे उसका पता नहीं पूछूंगा क्योंकि जाती तौर पर मैं खुद भी उलझा हुआ हूँ। अलबत्ता आप एक काम कीजिए, 2:30 बजे आप अपने होटल से निकलिए, एक टैक्सी में बैठिए और यूक्रेन नामी जगह पहुंच जाइए। टैक्सी ड्राइवर आपको वहां पहुंचा देगा। यूक्रेन में एक एयरफील्ड मौजूद है, आपको वहां दाखिले में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खुफिया तौर पर हदायत जारी कर दूंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक जाती मुलाकात है जो सिर्फ आपसे ताउन की बुनियाद पर हो रही है। अगर आप मुझे मुतमईन कर सके मिस्टर अली यार खां, तो हम आपके साथ पेश आने वाले वाकयात पर माजरत कर लेंगे, लेकिन दूसरी शक्ल में ये भी हो सकता है कि हमारे जरिए आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन सूरत हाल मेरे इल्म में तो आ जाए, उसके बाद मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, मैं भी आपसे जाती तौर पर ताउन करना चाहता हूँ क्योंकि ये तमाम वाकयात मेरे लिए भी नहायत तकलीफ दे हैं। आपके वहां पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर AG 490 FS के नजदीक पहुंचना है जो आपका इंतजार करेगा। वो हेलीकॉप्टर आपको लेकर मेरे पास पहुंच जाएगा। मैं खुफिया जगह आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि दूसरों के इल्म में ये बात ना आ सके। मैं मुकर्रर वक्त पर वहां पहुंच जाऊंगा। मुलाकात जरूरी है जनाबे अली, ताकि मेरा जहन भी साफ हो सके और आपका भी जहन। मैंने कहा, बस इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं की जा सकती मिस्टर अली यार खां, मैं माजरत ख्वाऊं, वजीर दाखिला ने कहा और टेलीफोन बंद कर दिया। इस गुफ्तगू के बाद मुझे एक गुना एतमाद हुआ था। कम अज कम एक शरीफ आदमी ने किसी हद तक शराफत से गुफ्तगू तो की थी। वैसे ये अंदाजा हो गया था कि इन वाकयात के बारे में वजीर दाखिला को भी मालूम था, लेकिन क्या गलतफहमी हो गई है इसका कोई अंदाजा नहीं हो सका था। अभी तक शायद तारीना आडू की मौत का उन्हें भी इल्म नहीं हुआ था, वरना उनका मेरे साथ ये रवैया इतना बेहतर न होता। लेकिन उनसे मुलाकात करने के बाद मेरे लिए ये जरूरी हो गया था कि मैं उन्हें तारीना आडू के बारे में बता दूं। वैसे ये भी नहीं कहा जा सकता था कब और कहां मुकामी पुलिस के अफराद मुझे दबोच लें। अब तो ये पूरा शहर ही दुश्मनों का शहर बन गया था और दुश्मन भी बेशुमार और नादीदा। दोपहर को बहुत हल्का सा खाना खाया, खुद को चाकू चौबंद रखने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। रात भर जागने की वजह से आंखें जल रही थी, लेकिन जहन इस कदर परागंदा और परेशान था कि नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ठीक 2:25 पर कमरे से बाहर निकल आया, चाबी काउंटर पर रख दी और एक टैक्सी लेकर यूक्रेन की जानिब चल पड़ा। यूक्रेन का इलाका शहर के नवा में था। खारदार तारों के एक गेट से गुजरने के बाद मैंने एयरफील्ड देखा। इसी दौरान मुझे रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। कई गाड़ियां इधर से उधर आ जा रही थी। गालिबन यहाँ आने वालों के लिए ज्यादा पाबंदियां नहीं थी। एयरफील्ड पर हेलीकॉप्टर नंबर AJ 490 FS एक तरफ खड़ा नजर आ गया। उसके नजदीक एक पायलट खड़ा हुआ था। मैं उसके करीब पहुंचा तो पायलट ने गर्दन खम करके मुझे अंदर जाने का इशारा किया। वो शायद मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसकी हिदायत पर अमल करके हेलीकॉप्टर में जा बैठा। पायलट ने अपनी सीट संभाली और चंद ही लम्हे बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होने लगा। हम साहिल के साथ साथ परवाज करते रहे। एक तरफ पानी था और दूसरी तरफ जमीन। हेलीकॉप्टर के पायलट ने मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की थी। मैं नीचे देखता जा रहा था। साहिल के साथ साथ अब जजीरे शुरू हो गए थे। बुलंदी से देखने पर ये जजीरे गैर आबाद और सुनसान नजर आते थे, लेकिन जाहिर है शहरी आबादी से इतनी कुर्बत की बना पर ये सुनसान और गैर आबाद नहीं होंगे। मुमकिन है ये सब हुकूमत के कंट्रोल में हो और यहाँ इस मुल्क के लिए कुछ काम होता हो। हेलीकॉप्टर खासी नीची परवाज कर रहा था। समंदर का पानी साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद हम एक जजीरे के बिल्कुल करीब से गुजरे। यहाँ सामने के रुख से गुजरने के बाद छोटी छोटी पहाड़ियों का एक सिलसिला नजर आया। हेलीकॉप्टर उन पहाड़ियों से ज्यादा ऊंचा नहीं था। दफअतन ही कुछ हुआ। एक लम्हे के लिए तो मैं समझ नहीं सका, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे एहसास हो गया कि क्या हुआ है। गोलियों की एक बौछार आई थी और खिड़कियों से लेकर काकपुट तक के शीशों में सुराख करती चली गई थी। नीचे चंद अफराद सब मशीन गने उठाए फायर कर रहे थे। गोलियों की दूसरी बौछार आई, मगर मैं तेजी से नीचे झुक गया। हेलीकॉप्टर ने एक झटका लिया और नीचे गिरने लगा। मैंने चीख कर पायलट से हेलीकॉप्टर संभालने के लिए कहा। वो मेरी तरफ मुड़ा और मैं उसका वहशत ज़दा चेहरा देखकर डर गया। उसके पूरे मुंह पर खून ही खून था और उसकी गर्दन के पास एक सुराख था जिसके किनारे बारूद से स्याह पड़ गए थे और सुर्ख लहू गोश्त की गुलाबी रंगत पर से बहता हुआ बाहर निकल रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से सिर्फ खून निकल आया। वो सीट से नीचे गिर गया।